तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ काउंसलिंग की A to Z प्रोसेस की काउंसलिंग कैसे होती है एमसीसी के वेबसाइट पे। और इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो एमसीसी वेबसाइट होती है उसकी रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट मॉपअप राउंड तक आपको बताने वाला हूँ कि कैसे प्रोसेस होती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग एंड रिपोर्टिंग एट अ कॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी आपका टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट है काउंसलिंग प्रोसेस। तो गाइस आपको भी पता है कि एमसीसी ने 20 जुलाई से फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। तो पहले सीट मैट्रिक्स एमसीसी कैसे तैयार करती है। जो गवर्नमेंट जितने भी ऑल इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसके 15% सीट जो ऑल इंडिया कोटे में जाते हैं, ये SIC के 50% सीट वो भी ऑल इंडिया कोटे में जाते हैं। और सेंट्रल की 100% सीट जाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक BHU एंड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जिपमर के भी 100% सीट जाती है। एंड ऑल द AFMC उसकी भी सीट 100% ऑल इंडिया कोटे में होती है। उसकी भी काउंसलिंग FMC की काउंसलिंग एमसीसी नहीं कराती, बस वो वहाँ पे विलिंगनेस मांगती है बस। बाकी और उसकी काउंसलिंग उसकी वेबसाइट पे होती है, तो आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। और एम्स की टोटल आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटे में जाती है, तो एमसीसी कराती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है राउंड वन की। तो राउंड वन में आपको क्या करना है, फ्रेश आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आप जितना भी डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे मांगेगा मैं बता दूंगा लास्ट में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगती है। तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में जैसा भी आप जितना भी डिटेल सेम आप वही डिटेल आपको यहाँ पे भी फिलअप करना है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि कंफर्म करना है कि आपका जो भी फिलअप किया वो सही है गलत है। अगर गलत है उसको आप एडिट कर सकते हो। एंड थर्ड में आपका ऑप्शन आएगा कि पेमेंट के लिए। तो आपको पेमेंट दो टाइप के होते हैं। जैसे जनरल के लिए मैं पहले बता रहा हूँ कि जनरल के लिए जैसे होता है एक नॉन रिफंडेबल फी होता है, जो कि जनरल के लिए 1000 एंड रिफंडेबल फी जो सिक्योरिटी मनी होता है 10,000 होता है। एंड OBC AWS ST एंड SC एंड PH एंड PW के लिए जो नॉन रिफंडेबल फी होता है 500 रुपीज़, जो प्रीवियस काउंसलिंग के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और जो रिफंडेबल फी होता है सिक्योरिटी मनी वो 5000 होती है। एंड फोर्थ स्टेप है कि आपका चॉइस फिलअप करना पड़ेगा, आपको चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद आप रीअरेंज भी कर सकते हैं वहाँ पे। और चॉइस आप अगर नहीं लॉक करते हैं, अगर केवल फिल करके छोड़ दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो जाता है। तो बेहतर होगा कि आप अच्छे से देख करके एक बार कंफर्म करके लास्ट डेट आता है चॉइस लॉकिंग का, तो वहाँ पे उस दिन आपको चॉइस लॉक कर देना है, ताकि अपने अकॉर्डिंग। अगर नहीं भी करोगे तो आप ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो जाएगा। उसके बाद एमसीसी अपना रिजल्ट पब्लिश करेगा mcc.nic पे। उसके बाद आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया जाएगा। उस रिपोर्टिंग टाइम में आपको ऑफलाइन कॉलेज में जाकर, अगर आपको आपका पसंदीदा आपका कॉलेज मिला है तो आप वहाँ पे जाकर कर सकते हैं, या आप रिपोर्ट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, या तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वहाँ अपग्रेडेशन के लिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप फ्री एग्जिट भी कर सकते हैं, आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो गाइस अब आते हैं कि राउंड 2 के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं और उसकी क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए फर्स्ट, तो जो स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड में साफा रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए थे, कुछ भी नहीं किए थे फर्स्ट राउंड में एमसीसी की वेबसाइट पे, तो वो एलिजिबल है सेकेंड राउंड के लिए। वो जाके फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वहाँ पे सेकेंड राउंड के लिए। और फिर वो कैंडिडेट जो फर्स्ट राउंड में तो रजिस्ट्रेशन किए थे बट उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, सेकेंड राउंड में कॉलेज मतलब फर्स्ट राउंड में उनको कॉलेज नहीं मिला था, तो वो उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो क्या केवल चॉइस फिलिंग करना है उनको, और उसको रीअरेंज कर सकते हैं। और जो चॉइस लॉगिंग के डेट पे उसे चॉइस लॉक करना पड़ता है। अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं भी करते हैं, आपका जो चॉइस लॉगिंग नहीं करते हैं, तो आपका केवल चॉइस फिलिंग रहेगा, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा और रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी के दौरान पब्लिश होगा, और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अलॉट होगा अगर मिलने वाला होगा तो। एंड थर्ड है कि जो मतलब कि जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन तो किए हैं और उनको कॉलेज भी अलॉट हो गया है, हो गया था फर्स्ट राउंड में, बट वो मतलब फ्री एग्जिट कर दी, मतलब कॉलेज में रिपोर्ट करने गई नहीं, मतलब कॉलेज में अपने रिपोर्ट करने गई नहीं, मतलब कॉलेज वो लिए नहीं, बस छोड़ दिया ऐसे ही। तो सेकेंड राउंड में उनको भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बस केवल चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के ड्यूरिंग लॉक करना है चॉइस फिलिंग। तो उसके बाद उसका उनका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। तो इस सेकेंड राउंड के लिए 3 स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो गाइस अब आते हैं कि मॉपअप राउंड के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट है कि जो कैंडिडेट सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किए थे बट उनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एलिजिबल है मॉपअप राउंड के लिए। बस उनको केवल चॉइस फिलिंग करना है और लॉक करना है और रिजल्ट पब्लिश हो जाएगी। और वैसे स्टूडेंट मतलब जो उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला फिर वो फ्री एग्जिट कर दिए, सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला वो भी फ्री एग्जिट कर दिए और फ्री एग्जिट कर दिए, तो वो भी एलिजिबल है। बट उनकी क्या होगी कि जो 10,000 सिक्योरिटी मनी और 5,000 जो भी है उनकी सिक्योरिटी मनी वो जब्त कर ली जाएगी। उनको फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड चॉइस फिलिंग एंड देन लॉगिंग करना पड़ेगा। उसके बाद मतलब रिजल्ट पब्लिश होगा उनका। क्वेश्चन है कि
आफ्टर क्या मैं सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद क्या मैं रिजाइन कर सकता हूँ पूरे स्टेट काउंसिलिंग के लिए या जो भी? तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप सेकेंड राउंड में कोई भी कॉलेज ले लिए, ज्वाइन कर लिए, तो आप किसी हर हालत में मतलब आप रिजाइन वहाँ से नहीं कर सकते। अगर आप छोड़ देते हैं कॉलेज तो आप फिर आप किसी भी काउंसलिंग के में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग के लिए। तो आपको सेकेंड राउंड में आप रिजाइन नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान में इसे देख लीजिए। हाँ, और थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपका थर्ड क्वेश्चन ये है कि जब आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया, आपको कॉलेज में मिल गया, बट आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर दिए। फिर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया, आपको सेकेंड राउंड में आपको कोई कॉलेज मिल गया, तो आपका जो फर्स्ट राउंड वाला कॉलेज होगा ना, वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो आप सेकेंड राउंड में जाके आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। अगर आप आपको हर हालत में मतलब रिपोर्ट करना ही पड़ेगा, वो आप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप मापअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे आप फिर से आपको फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एंड द फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए हैं, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला, बट आप सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो आपका जो भी फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है आपका वहीं रह जाएगा। तो आप उसी कॉलेज में आपको रहना पड़ेगा, आप रिजाइन भी नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। अब आते हैं गाइस कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस एंड रिपोर्टिंग टाइम एट द कॉलेज ऑफलाइन। तो फर्स्ट आपको क्या लगेगा? आपको फर्स्ट लगेगा नीट एडमिट कार्ड, जो कि फिर सेकंड में आपको नीट स्कोर कार्ड, थर्ड आपका 12th का मार्कशीट, फोर्थ में आपका 11th का मार्कशीट आपके पास है या नहीं है फिर भी चलता है, बट कहीं कहीं 11th का मार्कशीट मांगता है। फोर्थ में आपको फिफ्थ में आपको 10th का मार्कशीट तो कंपल्सरी है। जैसे आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस ओबीसी जो कि सेंट्रल लेवल पे बना होना चाहिए। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट फिर SC/ST की जो सेंट्रल लेवल पे बनी। अगर आपका डोमिसाइल, जैसे स्टेट काउंसिलिंग में डोमिसाइल भी लगता है, कहीं कहीं भी डोमिसाइल भी मांगता है, सेंट्रल काउंसिलिंग में भी MCC में। फिर आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो आपने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में दिया था एडमिट कार्ड के लिए। फिर आपका 12th का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट वो भी लगता है। फिर आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और आपका कॉलेज से जो आप लास्ट में जो कॉलेज छोड़ के आए, जैसे 12th के बाद आपका वहाँ का मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर आपको आई एक्सेप्शनल केस है कि सर्टिफिकेट ऑफ वार्ड ऑफ ए डिफेंस एंड पर्सनल्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ वार्ड ऑफ पैरामिलिट्री एंड पर्सनल्स। फिर आता है आपका जो काउंसलिंग फी आपने पेमेंट की थी उसकी रिसिप्ट लगेगी। और फिर उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग जो आपकी है उसका प्रिंट आउट आपको उसको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा, आपको उसका प्रिंट आउट लगता है। फिर गैप सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो कि लेस दैन 2.5 लाख होना चाहिए, ये भी आपसे मांगेगा अगर EWS होंगे तो। और अगर कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको अगर कॉलेज में कोई बॉन्ड है तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, तो आप वहाँ पहले ही बनवा के ला सकते हैं या कॉलेज में वहाँ पे जाकर बनवा सकते हैं। और लास्ट में आपको अलॉटमेंट लेटर, बहुत जो MCC आपको प्रोवाइड करेगा अलॉटमेंट लेटर, वो तो भाई लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको इस सब पहले से ही मतलब रेडी रखना है ये सब करके। तो गाइस, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना है यार। ये PPT बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, बस आपको लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के पास जो इस साल पार्टिसिपेट किए हैं काउंसलिंग में, ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। अगर भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना भाई बहन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय।